हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, आरपीएफ का ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है? तो आइए जानते हैं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है। यह एक तरह का ऑपरेशन है जिसके तहत रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने जनवरी 2022 के महीने में देश भर में रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को बचाया है। किसके तहत? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। किसने बचाया? आरपीएफ ने। और आरपीएफ को एक जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वह जिम्मेदारी है यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराना। और आरपीएफ ने इस साल 1045 बच्चों को बचाया है जो अकेले पाए गए थे। कहाँ पे? रेलवे स्टेशनों पर, जो कि छोड़ दिए गए थे, जिनमें से 701 लड़के थे और 344 लड़कियां थीं। और आरपीएफ के मुताबिक हर साल रेलवे स्टेशनों से कई बच्चों का अपहरण किया जाता है जिनका बाद में शोषण और तस्करी किया जाता है। यानी उनका शोषण होता है और उनका तस्करी यानी खरीदा और बेचा जाता है। वर्तमान में हमारे देश में 132 रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क कार्यरत हैं। यानी 132 रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प केयर काम करते हैं। और इसके साथ ही साथ रेलवे की अन्य पहल भी है, जैसे ऑपरेशन महिला सुरक्षा, मेरी सहेली दस्ते, मिशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ये सारे ऑपरेशन जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के तहत चलाए जाते हैं, जिनमें यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी इस ऑपरेशन में महिला सुरक्षा ऑपरेशन में महिला यात्रियों को सुरक्षा दी जाती है। मेरी सहेली दस्ते में उन महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है विशेष रूप से जो अकेले यात्रा करते हैं। और इस ऑपरेशन में भारत में लगभग 13,000 ट्रेन शामिल किए गए हैं। किसमें? मेरी सहेली दस्ते में। और मिशन जीवन रक्षा, मिशन जीवन रक्षा का मतलब ही है कि जीवन का रक्षा करना, और आरपीएफ इसको निभाता है। और इस साल जनवरी में कम से कम 42 लोगों को इस मिशन जीवन रक्षा से इसके तहत बचाया गया है। और ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जो है ये भी आरपीएफ जो है इसके अपराध के खिलाफ राज्य पुलिस का भी समर्थन करता है। यानी राज्य पुलिस भी इसमें समर्थन करता है। और आरपीएफ ने इस अवधि में 300 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो कि 254 यात्री संबंधी अपराधियों से शामिल थे। यानी इतने ऑपरेशन जो है रेलवे के द्वारा चलाए जाते हैं। अगला है, भारत यूएई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किसने किए? भारत और यूएई ने। तो देखते हैं इसके की पॉइंट। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो संयुक्त अरब अमीरात को अधिकांश भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क को कम कर देगा। क्या करेगा? इससे क्या फायदा होगा? भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क को कम कर देगा। और किसने किसने हस्ताक्षर किए हैं? भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने। किस पे? एक व्यापार समझौता है। और यह कौन सा समझौता है? व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसको किसने किसने किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री कौन है? अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी ने। इन दोनों लोग ने दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ बैठक हुई थी? दिल्ली में। किसने किसने किया है? भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और यूएई की तरफ से अर्थव्यवस्था मंत्री हैं अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी। ये दोनों लोग ने हस्ताक्षर किए हैं इस समझौते पर। और सरकार को उम्मीद है कि इस समझौते से संयुक्त अरब अमीरात को रत्न आभूषण के साथ साथ कपड़ों के निर्यात में वृद्धि होगा और आयात शुल्क में कमी होगा। और वर्तमान में यूएई में भारतीय मूल के कम से कम 35 लाख लोग वहां रहते हैं। और इस समझौते से मुक्त व्यापार, सरकारी खरीद, डिजिटल अर्थव्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विषय शामिल हैं। इनमें कौन कौन से विषय शामिल हैं यानी कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? मुक्त व्यापार, सरकारी खरीद, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। और यह अनुमान लगाया जाता है
यदि ये दोनों व्यापार मिलकर होगा तो कम से कम 100 अरब डॉलर एक साथ बढ़ जाएगा और युवाओं के लिए कम से कम 10 लाख रोजगार प्रदान हो सकते हैं। भारत द्वारा यूएई को सोने पर ट्रैफिक रियायतें दी गई हैं, जबकि यूएई ने भारत से आभूषणों के निर्यात पर शुल्क हटा लिया है। यानी भारत से जो आभूषण के अब निर्यात होते हैं उस पर से शुल्क हटा लिया गया है। किसने हटाया? यूएई ने। और संयुक्त अरब अमीरात भारत के अनुरोध पर सहमत हो गया और एक बार जो भारत चिकित्सा उत्पाद को अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसको स्वीकार कर लिया जाता है। किसको? भारतीय चिकित्सा उत्पादन को। अगला क्वेश्चन है फॉकलैंड द्वीप विवाद क्या है? यानी फॉकलैंड जो है एक डिस्प्यूट है, वह क्या है? तो आइए इसको देखते हैं। हाल ही में फॉकलैंड द्वीप जो है ब्रिटिश सैन्य विमानों की उड़ान को ब्राजीलाई जो मतलब ब्राज़ील के जो हवाई अड्डों पे वहाँ रुकी हैं। कहाँ की विमानें? ब्रिटिश सैन्य की जो विमानें हैं ब्राज़ील के हवाई अड्डों पर रुकी हुई हैं और इस घटना से पूरे द्वीप पर तनाव फैल गया है। यही डिस्प्यूट है, तो इसका क्या नाम दिया गया? फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट। तो अर्जेंटीना इन सैन्य उड़ानों से चिंतित है यानी, और ब्रिटेन में चीनी दूतावास में इन द्वीपों पर पूर्ण संप्रभुता के अर्जेंटीना के दावे को समर्थन दिया है और चीन ने वकालत की है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के और उसके अनुरूप देशों के बीच क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। यानी चीन ने क्या कहा है? इसको शांतिपूर्ण बातचीत के मामले से हल किया जा सकता है। ये है फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट। तो फॉकलैंड कहाँ है? फॉकलैंड द्वीप समूह जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है और यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पेटागोनियन तट से लगभग 480 किलोमीटर पूर्व में है और इसकी राजधानी और इससे सबसे बड़े बस्ती जो है पूर्वी फॉकलैंड स्टैनली है। तो इसकी राजधानी कहाँ है? स्टैनली है। और फॉकलैंड पर विवाद क्या है? तो फॉकलैंड से कई बार फ्रेंच और स्पेनिश ब्रिटिश जो है अर्जेंटीना जो है इस पे रह चुकी हैं। ब्रिटेन ने 1833 में अपना शासन फिर से स्थापित किया और हालांकि अर्जेंटीना जो है इन द्वीपों पर अपना दबाव बरकरार रखता है, यानी दावा करता है कि ये अर्जेंटीना का ही है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। तो किसने गोल्डन वीजा को बंद करने की मंजूरी दी है? ब्रिटेन ने। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। ब्रिटेन के गृह सचिव कौन है? प्रीति पटेल ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए करोड़पति निवेशकों के लिए गोल्डन वीजा कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की है। किसके लिए? धोखाधड़ी को कम करने के लिए। किसने किया है? ब्रिटेन के गृह सचिव ने। यूके गोल्डन वीजा का कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और टीयर 1 जो निवेशक वीजा को हटाना यानी धोखाधड़ी और अवैध वित्त पर यूके के नए सिरे से कार्रवाई की शुरुआत की है। यानी किसने किया? यूके ने। और इस कदम के बाद गृह कार्यालय द्वारा वीजा की समीक्षा की जाएगी जो पहले ही इस कार्य को तहत दिए जाते थे और इसके द्वारा सरकार रूसी धन के प्रभाव को रोकने का प्रयास कर रही है। तो गोल्डन वीजा कार्यक्रम क्या है? तो गोल्डन वीजा जो है धनी विदेशियों को निवास का मार्ग प्रदान करता है यदि उनके यूके में 2 मिलियन पाउंड से अधिक निवेश किया है, यानी उस देश में 2 मिलियन पाउंड से अधिक निवेश किया है तो उनको गोल्डन वीजा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मलावी ने पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। यानी किस देश ने किया है? मलावी ने। किसका? पोलियो के प्रकोप का। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। 3 साल के बच्चे में जंगली पोलियो का एक मामला पाया गया। कहाँ पाया गया? मलावी के एक जंगल में, जो 5 साल से अधिक समय में अफ्रीका में अपनी तरह का एक पहला मामला पाया गया है। वर्ष 2020 में महाद्वीप के सभी प्रकार के जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। यानी 2020 में इस महाद्वीप को सभी प्रकार के जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था। मलावी की सरकार वर्तमान में टीकाकरण बढ़ाने की सहमति को और इसके प्रसार को रोकने के लिए काम कर रही है। किसके? पोलियो के। और दुनिया के केवल 2 देशों में अभी भी जंगली पोलियो पाया जाता है। कहाँ के? अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के जंगलों में जंगली पोलियो पाया जाता है। मलावी स्ट्रेन जो है पाकिस्तान में पहचाने गए मतलब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक
सही तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ कि ये आया कहाँ से है। अफ्रीका में पोलियो कहाँ से है, मतलब तो अफ्रीका में पोलियो 5 साल से अधिक कम उम्र के बच्चों में सबसे आम बात है। और 25 साल पहले अफ्रीका जो है हजारों बच्चे इससे ग्रसित हो गए थे। हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है। पोलियो का टीका जो है युवाओं को जीवन भर सुरक्षित रखता है, यानी पोलियो का अगर टीका किसी को लग जाता है तो हमेशा सुरक्षित होता है। और भारत में 2014 को पोलियो मुक्त कर दिया गया था। तो वाइल्ड पोलियो क्या है? वाइल्ड पोलियो जो है एक वायरस है जो कि आम रूप जंगली में पोलियो इसको कहा जाता है, यानी जंगली पोलियो के नाम से जाना जाता है। और जंगली पोलियो के पर्यावरण के माध्यम से फैलता है। यह किससे फैलता है? एनवायरमेंटल से फैलता है। लेकिन एक अन्य प्रकार का पोलियो जो मौखिक टीके से जुड़ा होता है, जिनमें एक जीवित और एक कमजोर वायरस पाया जाता है। यह उतना ही खतरनाक होता है और ये पेट में भी रहता है। हाल ही के वर्षों में 20 से अधिक अफ्रीकी देशों में इस प्रकार के पोलियो के फैलने की सूचना मिली है। क्या 20 से अधिक अफ्रीकी देशों में इस प्रकार के पोलियो के फैलने की सूचना मिली है। मलावी दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में एक देश है। कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में एक मलावी देश है। इसकी राजधानी क्या है? लिलोंगवे इसकी राजधानी है और लाजर चाकरवा इसके राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, लाभार्थियों से रूबरू एक पहल शुरू की है, तो ये क्या है? तो यह है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लाभार्थी से रूबरू पहल के तहत वर्चुअल मोड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थियों से बातचीत की है। और लाभार्थियों से रूबरू पहल क्या है? तो एक पहल सीधे लाभार्थियों से बातचीत करके इस परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए शुरू किया गया है। और इस सत्र में असम और केरल और झारखंड के लाभार्थियों से बातचीत की गई है ताकि उनके सशस्त्रीकरण की कहानियां और अपना खुद का पक्का घर पाने के बाद जीवन बदलने वाले अनुभवों के बारे में जान सकते हैं। और यह किसके तहत हुई है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लाभार्थी से रूबरू पहल की योजना बनाई गई है। और इसको कब लॉन्च किया गया? इसे सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य आवास परियोजना की प्रगति की निगरानी, लाभार्थियों के साथ साथ सीधे बातचीत करना और संबंधित राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए एक मंच बनाना और लाभार्थियों को समावेशन का भावना पैदा करना। और इस मिशन का महत्व क्या है? घर तक हर किसी को सामाजिक भलाई और गरिमा को प्राथमिकता संकेत देता है। और इसे PMY योजना जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। और अब तक 112 लाख घरों को अनुमानित किया जा चुका है, यानी 112 लाख घर प्रदान किए जा चुके हैं गरीबों को। अगला है, यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसके की पॉइंट है, छठा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन यानी छठवां यूरोपीय ये संघ शिखर सम्मेलन है जो कि 17 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम अक्टूबर 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। और इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता कौन किया था? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल्स ने की थी। किसने की थी? सह अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे चार्ल्स मिशेल और सेनेगल के राष्ट्रपति थे मैकी सेल्स। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इनके कुछ समस्याओं के साथ साथ अन्य मामलों के जैसे यूरोप में अफ्रीकी अप्रवासन और यूरोपीय संघ के कोविड-19 के महामारी के प्रतिक्रिया के समाधान के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो अफ्रीकी अप्रवासन के लिए और यूरोपीय संघ की कोविड-19 की महामारी के प्रतिक्रिया के समाधान के लिए। इसमें कौन कौन सी चर्चा की गई थी? तो इसमें चर्चा की गई थी वैक्सीन उत्पादन और स्वास्थ्य प्रणाली की, विकास वित्त पोषण की, सतत विकास और कृषि की,
आर्थिक एकीकरण, सुरक्षा, शांति और शासन की, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन की, और उसी के साथ साथ डिजिटल और परिवहन कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा की। इतने सारे चर्चा की गई थी इस शिखर सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके की पॉइंट देखते हैं। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया। तो किसका किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। तो मिजोरम की स्थापना के साथ साथ मिजो नेशनल फ्रंट के संघर्षण का सामना करना पड़ा है। इसका मतलब है मिजोरम की जब स्थापना की गई थी तो नेशनल फ्रंट मिजो संघर्ष का सामना हुआ था, जिसमें मिजो फ्रंट नेशनल की स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। किसकी? मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना, जो कि 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, परंतु प्रदर्शनकारी से नहीं माने थे और 30 जून 1986 को मिजो फ्रंट नेशनल तथा भारत सरकार ने एक समझौता किया था, जिसके पश्चात मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा मार्ग त्याग दिया, यानी अपना वो प्रदर्शन बंद कर दिए और शीघ्र ही मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। यानी वो जब क्या कहते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट जब मान गए तो मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया और इस नए मिजोरम का राज्य 1986 में पारित किया गया था। यानी 1986 को मिजोरम एक भारत का पूर्ण राज्य बना था। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो शुरू में असम का नियंत्रण असम की प्रांतीय सरकार के गवर्नर के पास था। किसके पास था? असम की प्रांतीय सरकार गवर्नर के पास था। संविधान लागू के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रंटियर एजेंसी जो थी उसका कार्यभार असम के राज्यपाल को सौंप दिया गया। बाद में इसका नाम नेफा नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। यानी पहले नाम क्या था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा। इसका नाम बदलकर बाद में अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया और 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था और 1975 में अरुणाचल प्रदेश परिषद को अस्थायी विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया और अरुणाचल प्रदेश की मंत्री परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इसके लिए संविधान में 55वां संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था संविधान में? 55वां संशोधन। और कब बना था? 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला है 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। तो 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इसके की पॉइंट देखते हैं। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या था? निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना। और इस वर्ष की सामाजिक न्याय की थीम क्या थी? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। सामाजिक न्याय के लिए लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की मतलब जानकारी देना। और सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है जब लोगों को लिंग, आयु, नस्ल, धर्म अथवा संस्कृति के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े। यानी लोगों को ये मतभेद न हो, तभी सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी है। किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब? 26 नवंबर 2007 को 20 फरवरी, यानी 26 नवंबर 2007 को 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अब पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में मनाया गया था। और यह 1919 के ILO के संविधान के बाद से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों और नीतियों का तीसरा प्रमुख बयान दिया गया था। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।